जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एंशियंट मिडिएवल हिस्ट्री का विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। कब? 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। किससे? विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। किसके? संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। क्या थी? राजभाषा तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। किसके सामंत थे? हरिहर एवं बुक्का काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश एवं अराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों के सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में आया था निकोलो कॉन्टी? देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसे हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। किसने? देवराय प्रथम ने। दोस्तों, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। और इसका क्या नाम था? इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। कौन? फारसी जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। कौन? श्रीनाथ जो थे तेलुगु कवि, देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। परिस्था के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। किसके अनुसार? परिस्था के अनुसार। कितने मुसलमानों को भर्ती किया था अपनी सेना में? 2000 मुसलमानों को, और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर कहा गया है। क्या कहा गया? जगवेटकर। जो हाथियों का शिकारी करता था, शिकारी होता था, उसे जगवेटकर कहा गया देवराय द्वितीय को। दोस्तों, ये कुछ एक बार दोस्तों संगम वंश के प्रमुख शासक दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। कौन कौन से थे संगम वंश के प्रमुख शासक? हरिहर था 1336 से 1356 ईस्वी तक। कौन? हरिहर। बुक्का प्रथम था 1356 से 1370 ईस्वी। हरिहर द्वितीय 1370 से 1404 ईस्वी। कौन? हरिहर द्वितीय का 1370 से 1404 ईस्वी। हरिहर द्वितीय। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। कौन? देवराय प्रथम का था 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी। मल्लिकार्जुन कब थे? 1446 से 1465 ईस्वी।
विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। हरिहर था 1336 से 1356 ईस्वी। बक्का प्रथम 1356 से 1370 ईस्वी। हरिहर द्वितीय 1370 से 1404 ईस्वी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी मल्लिकार्जुन। और विरूपाक्ष द्वितीय था जो 1465 से 1485 ईस्वी। आगे देखते हैं दोस्तों। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं महासूत्र पर भाष्य लिखा था। किसने दोस्तों, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। प्रौढ़ देवराय किसे कहते थे दोस्तों, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहते थे मल्लिकार्जुन को। सालू नरसिंह ने दोस्तों सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी। सालू वंश की स्थापना किसने की थी, सालू नरसिंह ने। कब, 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलुप वंश का शासन स्थापित हुआ। सालू वंश के बाद किसका हुआ, तुलुप वंश का शासन स्थापित हुआ। सालू वंश के बाद तुलुप वंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। तुलुप वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कौन था, तुलुप वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था दोस्तों। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। कब शासक बना था, 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। सालुक तिम्मा कृष्णदेव राय प्रथम का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कौन, जो सालुक तिम्मा था कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किसे, कृष्णदेव राय को। किसने, बाबर ने अपनी आत्मकथा में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस, कौन दोस्तों, पुर्तगाली यात्री था डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में आया था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। किसके समय में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। किसके शासनकाल को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिक युग कहा गया है, तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की है। किसने दोस्तों, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की है, कृष्णदेव राय ने। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। ये किसने की, पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने, तेनालीराम रामकृष्ण ने की। नागपुर नामक नई नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी को हो गई थी। ये हजारा एवं विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। और कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो गई थी, 1529 ईस्वी को हो गई थी।
कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। कौन कौन दोस्तों? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह। आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था दोस्तों। तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। इसके कारण दोस्तों तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। कौन शामिल था? बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा एवं बीदर। विजयनगर के दक्षिण राज्य थे संघ में कौन शामिल था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। कौन दोस्तों? राम राय कर रहा था तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व। तालीकोटा के युद्ध में राम राय कर रहे थे और विजयनगर के राजाओं को और बहमनी सुल्तानों के हित इनके दोस्तों जो विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। कहाँ? तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ प्रदेश में टकराते थे। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाया। किसको दोस्तों? पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। किसने? सदाशिव ने। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 ईस्वी से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने की थी। अराविडु वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तिरुमल ने की थी। सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकोंडा में किया तिरुमल ने। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगतीर्थी था। कौन था दोस्तों? रंगतीर्थी था अराविडु वंश का अंतिम शासक। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वाडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। किसने दोस्तों? मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वाडेयार ने। किसने? वाडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। सबसे बड़ा प्रांत था मंडल, और उसके बाद कोट्टम या वलनाडु होता था जिसे जिला कहते थे। नाडु होता था, उसके बाद फिर मेलाग्राम होता था। मेलाग्राम 50 ग्राम का समूह होता था और फिर उर होता था जिसे ग्राम कहते थे। कौन होता था दोस्तों? सबसे बड़ा प्रांत, फिर कोट्टम होता था, कोट्टम या वलनाडु, फिर होता था नाडु, फिर मेलाग्राम, फिर उर होता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। दोस्तों विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। किसको दोस्तों? विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहते थे? नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह
इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। किसके बगैर दोस्तों? आयंगरों के बगैर। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। क्रय विक्रय संबंधित किसके पास होते दस्तावेज? कर्णिक के पास। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी। सबसे बड़ा स्रोत क्या था आय का? लगान था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। कौन? जो विधवा से विवाह करते थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। कौन दोस्तों? उम्बली क्या थी? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था क्या? रक्त कोड़गे कहा जाता था दोस्तों। कुट्टगी कौन दोस्तों? कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूद कहलाते थे। कौन दोस्तों? वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, क्या कहलाते थे? कूद कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेना नायक होता था। कौन दोस्तों? दंड नायक या सेना नायक होता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंजाल कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। इसे वीर पंजाल कहा जाता। व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या कहा? तो बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था। क्रय विक्रय क्या कहा जाता? वेशभग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी, जो मंदिरों में स्त्रियां रहती थीं। विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा तथा बहमनी राज की मुद्रा हुड़ थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी दोस्तों? पैगोड़ा। और बहमनी राज की मुद्रा क्या थी? हुड़ थी। ये कुछ प्रमुख विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री थे दोस्तों। इनको देख लेते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। निकोलो कोंटी इटली। कहाँ से आया था निकोलो कोंटी? जो आया था इटली से आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। शासक कौन था? देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था। कब? 1442 ईस्वी में आया था, देवराय द्वितीय के समय में। नूनेज पुर्तगाल से आया था। 1450 ईस्वी में आया था, मल्लिकार्जुन शासक था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से आया था। 1515 ईस्वी में आया था। कृष्णदेव राय था शासक। कृष्णदेव राय। और बारबोसा पुर्तगाल से आया था। 1516 में आया था। कृष्णदेव राय शासक था। आगे देखते हैं दोस्तों। बहमनी राज के बारे में पढ़ेंगे।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कब? 1347 ईस्वी में। वह अलाउद्दीन हसन मेमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। कौन? हसन गंगू। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? गुलबर्गा को। और राजभाषा क्या थी? मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। हाँ दोस्तों, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। किसकी दोस्तों? हसन गंगू की मृत्यु, जो अलाउद्दीन हसन मेमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। कब हो गई थी मृत्यु? 1358 ईस्वी को। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया, हुक्का के विरुद्ध किया गया था। किसके काल में दोस्तों? मोहम्मद शाह प्रथम के काल में। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की गई। ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। किसने की थी? भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। किसने दोस्तों? फिरोज ने दौलताबाद के पास में एक वेधशाला बनवाई थी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। किसने दोस्तों? गुलबर्गा बीदर राजधानी किसने बनाया था? बहमनी की शिहाबुद्दीन अहमद ने बनाई थी। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। बीदर का नया नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे? महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था मोहम्मद तृतीय शासनकाल। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। किस नाम से? रियाजुल गवां नाम से। और कहाँ विश्वविद्यालय बनवाया? बीदर में दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों बहमनी वंश के प्रमुख शासक दिए गए, इनको देख लेते हैं। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम था 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह था 1375 से 1378 ईस्वी। दाऊद प्रथम था 1378 ईस्वी। कब दोस्तों? 1378 ईस्वी। मोहम्मद शाह द्वितीय था 1378 से 1397 ईस्वी। ताजुद्दीन फिरोज था 1397 से 1422 ईस्वी। और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था 1422 से 1436 ईस्वी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय था 1436 ईस्वी से 1436 से 1458 ईस्वी। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय था लास्ट, जो 1463 से 1482 ईस्वी। ये बहमनी वंश के प्रमुख शासक थे दोस्तों। चौदह सौ 17 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। कौन? निकेतन, जो रूसी यात्री था। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। कब? 1417 ईस्वी के टाइम पर। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों, तरफों या अतरफों के प्रांतपति प्रांतपति क्या कहते थे? तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। क्या दोस्तों? बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। कैसे? दौलताबाद का तरफदार था, वो मनसब आली से जाना जाता था। बरार का तरफदार था, मजलिस आली के नाम से जाना जाता था। और बीदर का तरफदार था, अजाम ए हुमायूं के नाम से जाना जाता था। और गुलबर्गा का तरफदार था, मलिक नायब के नाम से जाना जाता था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। हाँ, जो बीजापुर था वो गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कौन? बीजापुर। जो गुलबर्गा तराफ था, जो
सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कलीम उल्लाह। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है दोस्तों। क्या दोस्तों? जो बीजापुर राज्य था, बीजापुर राज्य वंश आदिल शाही वंश हो गया। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी में स्थापना की थी आदिल शाही वंश की। अहमदनगर निजाम शाही वंश का संस्थापक था मलिक अहमद, 1490 में स्थापना हुई। बरार इमाद शाही वंश, फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह ने स्थापना की कुतुब शाही वंश की कब? 1512 ईस्वी में। बीदर बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद ने स्थापना की 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में स्थापना की बरीद शाही वंश की। इसने अमीर अली बरीद ने। देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में व्यक्त किया। किसने दोस्तों? मोहम्मद प्रथम के मंत्री जो सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में व्यक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार हैं। 8 मंत्री कौन कौन थे, इनको देख लेते हैं दोस्तों। वकील ए सल्तनत। कौन दोस्तों? वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान था। कौन? वकील ए सल्तनत। और दोस्तों, वकील ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। कौन? वकील ए कुल, सिर्फ वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। कौन? अमीर ए जुमला। वजीर ए अशरफ। कौन दोस्तों? वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। कौन? वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। वजीर ए अशरफ। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। कौन? नाजिर। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कौन? पेशवा। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। कौन? कोतवाल। सद्र ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। कौन? सद्र ए जहां न्याय विभाग, धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष था। कौन? सद्र ए जहां। दोस्तों, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल तथा जिसे शाख ए खेल कहा जाता था, यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर-ए नौबत होता था। कौन होता था मुख्य अधिकारी? सर-ए नौबत। जो सुल्तान के महल की दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल तथा जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाख ए खेल। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए। कितने शासक हुए दोस्तों? 18 शासक हुए। उन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया बहमनी राज्य में। अब दोस्तों, एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है, इनके बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में, जो जौनपुर राज्य था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जौना खां की याद में दोस्तों। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। किसने दोस्तों? जो सरकी राजवंश था जौनपुर में स्वतंत्र, वो मलिक सरवर का दूसरा नाम क्या था? ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। किसने? तो मलिक उस सर्क की जो उपाधि दी थी ख्वाजा जहान को, किसने दी? सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे। कौन थे दोस्तों? मुबारक शाह था। कौन दोस्तों? ये मुबारक शाह थे।
जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह थे ये 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। कौन कौन दोस्तों? मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह और महमूद शाह और हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। किसने दोस्तों? बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था जौनपुर पर 75 वर्ष बाद। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्रों में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के रूप में जाना जाता है। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? भारत के सिराज के रूप में दोस्तों। इब्राहिम शाह के समय में क्या हुआ था? साहित्य एवं स्थापत्य कला क्षेत्र में विकास हुआ था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जो अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? 1408 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी का मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? जो कन्नौज के राजा थे विजय चंद्र ने बनवाया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हुसैन शाह सरकी के द्वारा 1470 ईस्वी में जामी मस्जिद का निर्माण किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। जो झंझरी मस्जिद ये 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और जो ये लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा करवाया गया था, कब? 1450 ईस्वी में करवाया गया था। 1450 ईस्वी में। कश्मीर देखते हैं दोस्तों, कश्मीर के बारे में। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? सुहादेव ने। कब? 1301 ईस्वी में। 1339 से 1340 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। इसके द्वारा? शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की 1339-40 ईस्वी में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। किसने? शाह मीर ने। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ कर दी? अलाउद्दीनपुर इंद्रनगर में कर दी थी दोस्तों। इंद्रकोट में कर दी थी दोस्तों। इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में कर दी थी। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया है। क्या कहा गया है? बुत सिकन कहा गया है। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। कौन दोस्तों? जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा था। कौन? 1420 ईस्वी में। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा था। कौन? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। कौन दोस्तों? किसका? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती। इसने महाभारत एवं राजतंगड़ी को फारसी में अनुवाद करवाया था। किसे? महाभारत एवं राजतंगड़ी को किसमें अनुवाद करवाया था? फारसी में दोस्तों। किसने? जैनुल आबदीन ने। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1588 ईस्वी में।
कश्मीर को मुगल राज्य में मिला लिया था अकबर ने। बंगाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिण बंगाल। किसने दोस्तों? लखनौती में, सोनारगांव में और सतगांव में। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने विभाजित किया था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। कौन? 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना था 1345 ईस्वी में। पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। इसका दोस्तों, जो पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। कब? 1364 ईस्वी में। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कौन दोस्तों?